पर जो हुआ है वो यहाँ पर एनर्जी पर हुआ है। खासा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जो है एनर्जी पे किया गया है, यानी कि इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट यहाँ पर इस बार मध्य प्रदेश में जो एनर्जी है, फार्मा है, साथ ही यहाँ पर हम देखें तो अलग अलग सेक्टर्स में काफी सारे निवेश हुए हैं। अगर हम पहले की बात करें तो इसके पहले जो है इसके पहले जब शिखर सम्मेलन हुआ था तो उस दौरान हमने खाद्य पदार्थों पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखा था, लेकिन इस बार टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर काफी हाईलाइटेड है। अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो उस इन्वेस्टर समिट में जो है देश के शीर्ष उद्योगपति जैसे कि डालमिया, भारत समूह के पुनीत डालमिया जो है वो यहाँ पर हैं, गोदरेज समूह के यहाँ पर जो गोदरेज इंडस्ट्री के जो है नादिर गोदरेज यहाँ पर आए हुए हैं, साथ ही अदानी ग्रुप के यहाँ पर डायरेक्टर शामिल हुए हैं, साथ ही इसके अलावा टाटा इंटरनेशनल के नोएल टाटा और आईटीसी ग्रुप के संजीव पुरी और रिलायंस इंडस्ट्री के निखिल आर मेसवानी शामिल हुए हैं। समिट के दौरान जो है यहाँ पर काफी सारी चीजों पर चर्चा की गई, तो वहीं रेखा मेनन भी इसमें शामिल है। मध्य प्रदेश की आईटी नीति को जो है यहाँ पर आईटी इंडस्ट्री के लिए उपयोगी और अनुकूल बताया गया है। वहीं अदानी एग्रो ऑयल एंड गैस के प्रणव अडानी ने मध्य प्रदेश में जो है खनिज ऊर्जा, कृषि और नवीनीकरण ऊर्जा और साथ ही यहाँ पर कोयले के क्षेत्र में अदानी समूह द्वारा 60,000 करोड़ के निवेश की बात कही है। समिट में रिलायंस के यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निखिल मेसवानी के 5G फैसिलिटी को लेकर बड़ा ऐलान किया है कि मेसवानी ने 2023 के अंत तक राज्य में हर तहसील स्तर पर 5G की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही है। एनआरआई समिट के तुरंत बाद जो है इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ है, यानी कि 11-12 जनवरी को इसे आयोजित हुई है। और ऐसे में इससे पहले जब शिखर सम्मेलन हुआ था, यहाँ पर जब इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी, तो शिवराज सरकार के कार्यकाल में जो है 6 समिटें हो चुकी हैं, 17 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए और इसमें से जमीन पर 1.5 लाख करोड़ के से ज्यादा के प्रोजेक्ट जो है उतारे गए। सरकार का दावा है कि पिछले 15 साल में समिट के माध्यम से मध्य प्रदेश में आए निवेश से 2,37,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। और वहीं शिवराज सरकार का फोकस इस बार जो है वो ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और फार्मा सेक्टर पर है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर कि किस तरीके से अब हम भविष्य देखेंगे अपना, क्योंकि मध्य प्रदेश में टेक्नोलॉजी के आने के बाद जो अगला सिनेरियो होगा वो काफी अलग होगा। तो हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपको परिचय करा दें। उसके पहले हम यहाँ पर इंदौर का रुख करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर चर्चा के लिए राजेश जौहरी जुड़ेंगे जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, राजीव खंडेलवाल जो कि एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर महेंद्र विश्वकर्मा और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि अवस्थी जी भी जुड़े हुए हैं। पहले रुख कर लेते हैं यहाँ पर इंदौर का। इंदौर से हमारे साथ यहाँ पर महेंद्र विश्वकर्मा जुड़े हुए हैं। महेंद्र जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी यहाँ पर कि आज का पूरा किस तरीके से रहा है, यहाँ पर दिन का जो सत्र रहे हैं, सारी जितनी भी अभी तक सेशंस हुए हैं उसमें कौन कौन सी जो सेक्टर्स उसमें फोकस किया गया, इन्वेस्टमेंट कल की हम बात करें और आज की बात करें तो किस तरीके से लबोलबाब निकल कर आया है आज? देखिए अनन्या, ये GIS समिट है और इसका जो कंक्लूजन निकलना है वो तो अभी थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा कि आखिर धरातल पर क्या मिला है क्या नहीं मिला है। वो हमें लगता है कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधन देंगे अभी समापन संबोधन, तब हमें जानकारी मिलेगी। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं, जैसा उद्योगपतियों से बात हुई है, जैसा अधिकारियों से बात हुई है या फिर जिन मंत्रियों से बात हुई, तो इससे एक कंक्लूजन जरूर निकलकर सामने आया कि अब मध्य प्रदेश की सतह पर इसके बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट या बहुत बड़े उद्योग हमें देखने को मिलेंगे और वो उद्योग ऐसे होंगे जो आधुनिकता के समावेश होंगे। आधुनिकता के बढ़ते कदमों के साथ साथ सबसे अहम बात है कृषि क्षेत्र में और नवकरणीय ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी में हमें बड़े प्रोजेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा यदि हम और बात करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जिस तरीके से उनकी जो आज जो सुबह से उनकी शैली नजर आई है, उसमें आज वो सुबह से ही मुस्कुराते हुए एक अलग अंदाज में नजर आए हैं। तो देखिए, जब भरोसा होता है उम्मीदों से पूरा होने का, तो फिर सभी मुस्कुराते हैं और वही मुस्कुराहट आज मुख्यमंत्री चेहरे पर देखने को मिली। उनसे सवाल भी इससे पूछा गया कि आज बड़े मुस्कुरा रहे हैं शिवराज, तो उन्होंने कहा जब मध्य प्रदेश मुस्कुराता है तो फिर सभी मुस्कुराते हैं। तो ये एक उनका एक लाइन है कि जिससे हम समझ सकते हैं कि अब मध्य प्रदेश मुस्कुराहट से भरपूर है और मध्य प्रदेश मुस्कुराने को तैयार है, क्योंकि मध्य प्रदेश फ्यूचर रेडी स्टेट है और इस फ्यूचर रेडी स्टेट में अब और नए आयाम जो निवेशकों के जुड़ने वाले हैं वो देखने को। सुबह के सेशन की हम बात करें तो आज देखिए दूसरा दिन था, समापन का दौर बिल्कुल
करीब है, लेकिन ठीक 11 बजे सेशन शुरू हुआ। सेशन में डेलीगेट्स आए थे, जो तमाम सारे देशों के लोग, भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए के जो डेलीगेट्स थे, उन्होंने आपस में बैठकर चिंतन मंथन किया, चर्चा की। उसके बाद तमाम सारी जो कंपनियां थी, उनके प्रेजेंटेशन भी हुए, जो उनके सीईओ थे, जो उनके चेयरपर्सन थे, उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन दिए। जो निवेश कर रहे हैं, उन्होंने भी अपने प्रेजेंटेशन दिए कि हम मध्य जी, प्रदेश में क्यों निवेश कर रहे हैं। तो बिल्कुल। अब थोड़ी ही देर में ये वो समापन की बेला है और मुख्यमंत्री का संबोधन है। जी, बहुत धन्यवाद महीन जी, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल हमने जाना कि अभी फिलहाल में जो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस है वो बिल्कुल जारी है, और इस के बीच में अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि पिछली बार और इस बार का जो इंटरेस्ट है वो चेंज हुआ है। रवि जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी इस चीज़ को कि ग्रीन एनर्जी पर खासा इन्वेस्टमेंट इस बार देखने को मिला है। एनर्जी पे हम देखें, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, चाहे वो ग्रीन एनर्जी हो, चाहे वो यहाँ पर हम बात कर लें नई टेक्नोलॉजी की, तो ये जो एनर्जी के ऊपर एकदम से शिफ्ट हुई है यहाँ पर फोकस इस पूरे इन्वेस्टमेंट में, तो ये इन्वेस्टमेंट आगे मध्य प्रदेश को कहाँ से दिशा दे रहा है और आगे हम किस तरीके से मध्य प्रदेश को देख रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बाद अब आगे और किस तरह की जो संभावना है वो हमारे लिए ओपन हो जाती है, अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं, और युवाओं के लिए रोजगार के हम दृष्टि से अगर देखें तो फिर किस तरीके से एक पूरा सिनेरियो बनेगा आगे चल के। तरीके का रुझान पहले दिन जीआईएस में सामने आया, निश्चित तौर पर उद्योगपतियों की तरफ से जितने बड़े प्रस्ताव पेश किए गए हैं उनमें ज़्यादातर या तो स्टील सेक्टर या ग्रीन एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है। आपको ध्यान होगा कि केंद्र सरकार ने, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन एनर्जी को लेकर जो उन्होंने टारगेट तय करा है, जो 2020 में जो है वो 60 मेगावाट से ज़्यादा उत्पादन को लेकर उनका लक्ष्य है, और इसको लेकर अभी 19,744 करोड़ की जो बजट ग्रीन एनर्जी को लेकर उन्होंने सैंक्शन किया, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लेकर खास करके। तो चूंकि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लेकर ही मुझे लगता है कि कल उद्योगपतियों ने भी काफ़ी उसमें दिलचस्पी दिखाई है, और आने वाले समय मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश का जो औद्योगिक सिनेरियो कहीं ना कहीं बदला हुआ नजर आएगा। आप देखिए, पिछली इन्वेस्टर समिट में जो ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट के जो प्रस्ताव थे, वो चाहे इंदौर में नमकीन उत्पादन को लेकर हों या फूड सेक्टर से अन्य जुड़े, फूड प्रोसेस अन्य जुड़े सेक्टर को लेकर हों, ऐसे तमाम जो है रियल स्टेट में के अलावा फार्मास्यूटिकल में भी काफ़ी बूम आया है कुछ सालों में। तो अब लेकिन जो कल जो जीआईएस हुई है उसमें जो प्रस्ताव मिले हैं वो निश्चित तौर पर नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उद्योगपति जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का जो औद्योगिक परिदृश्य है वो कहीं ना कहीं बदला हुआ नज़र आएगा, खास करके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। और अगर अनन्या बात की जाए तो देखिए, मध्य प्रदेश की अगर ग्रीन एनर्जी को लेकर हालांकि अभी कोई पर्टिकुलर पॉलिसी नहीं है, नवकरणीय ऊर्जा को लेकर राज्य सरकार काफ़ी कुछ काम कर रही है। पिछले कुछ सालों के दौरान अगर आप देखें तो नवकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में जितना तेज़ी से बढ़ावा हुआ है, ये पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। और ख़ास करके जो नए प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में है या निर्माणाधीन है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में मध्य प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा जो है, अक्षय ऊर्जा जो है वो काफ़ी प्रोग्रेस करेगी। क्योंकि अभी देखिए, कुल जो क्षमता हमारी है उससे केवल 14% ही जो है इससे मिल पा रहा है। अभी आप ओमकारेश्वर में जो पहला दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग प्लांट को लेकर काम चल रहा है, जिसकी उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त में संभवतः ये पूरा हो जाएगा और प्रधानमंत्री जी इसका लोकार्पण करेंगे। तो स्वाभाविक तौर पर एक ये बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश के लिए होगी कि हम सोलर फ्लोटिंग प्लांट से बिजली का उत्पादन कर पाएंगे। क्योंकि हाइड्रोजन मिशन को लेकर भी जो टारगेट है वो यही है कि अक्षय ऊर्जा से या सोलर ऊर्जा से जो भी या दूसरे जो संसाधन है उनसे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा पैदा की जा सके। इसके अलावा ईंधन के रूप में चूँकि हाइड्रोजन का इस्तेमाल करने को लेकर भी जो टारगेट तय किए गए, तो मुझे लगता है कि उद्योगपति इसमें भी दिलचस्पी ले रहे हैं और आने वाले समय में इसका यह स्वरूप बदला हुआ रहेगा। राजीव खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि विशेषज्ञ हैं यहाँ पर हमारे साथ। राजीव जी, आपसे मैं समझती हूँ इस चीज़ को कि अब ये जो चीज़ें अभी फिलहाल में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है जितना भी, ये सभी अलग अलग सेक्टर्स में हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश को हम देखें अगर, तो मध्य प्रदेश में जिस तरह के रिसोर्सेस हमारे पास हैं, जिस तरह की हमारे पास अभी तक की चीजें उपलब्ध हैं, उसको लेकर यहाँ पर अब मध्य प्रदेश आगे कहाँ देख, अगर 5 साल बाद की हम बात करें तो इन फ्यूचर किस तरीके से मध्य प्रदेश को का रोड मैप बनाया जाएगा, अब जब इतना इन्वेस्टमेंट इस बार हो चुका है। पिछली बार के अगर हम इन्वेस्टमेंट को देखें और अब के इन्वेस्टमेंट को देखें तो क्या फर्क आया है इसमें? देखिए, आपने खुद ही कहा कि मतलब राम मंत्री का पिछले साल कितना इन्वेस्टमेंट हुआ था। यदि
सरकार के ही आंकड़े आपने जो बताए हैं, पिछले साल का जो समिट हुआ था उसमें जो घोषणा की गई थी वो करीब करीब 17 लाख करोड़ की गई थी, और उसमें से मात्र जो है 1.5 लाख करोड़ के हुए, मतलब 10% हार्डली। तो ये सोचने की बात है कि समिट जो हो रही है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है। पहली बात, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक चीज ये ब्रांडिंग है, समिट मैं इसको मानता हूँ कि ब्रांडिंग है जो आवश्यक तो जरूर है, लेकिन 6 समिट होने के बाद यदि आपके प्रदेश में यदि इंडस्ट्रियल लोग नहीं एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जब मुख्यमंत्री ये घोषणा करते हैं कि मैं यहाँ का सीईओ हूँ, मैं 24 घंटे में जमीन अलॉट कर दूंगा, वह सिंगल विंडो सिस्टम मैंने बनाया है, तो ये सिस्टम जब इंडस्ट्री को लाने के लिए परमानेंट फीचर है तब समिट की आवश्यकता क्यों है, मेरा बड़ा क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि इतने समिट, जब हमने इतनी घोषणाएं की और उसका कितना परसेंटेज लागू किया सरकार का, इसको ऑडिट कराना चाहिए। इस पर कुल खर्चा समिट पर कितना हो रहा है, कितनी घोषणाएं हुई हैं और उसका कितना परसेंट लागू हुआ है। जैसे यदि आप पिछले बार मानेंगे तो अनिल अंबानी ने घोषणा की थी ग्रुप ने, उनका कोई पैसा मतलब नहीं लगा, तो क्या हम उनको फिर से बुलाए हैं? ये सब बातें पब्लिक के सामने आईने समान रहना चाहिए, सब ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए पूरे इस प्रोग्राम की कि इतने लोग हमने बुलाए, पिछले बार उन्होंने इतनी घोषणा की, इतना परसेंटेज हुआ, पिछली बार जो लोग नहीं उन्होंने किया हमने उनको इन्वाइट नहीं किया। ये सब बातें हम सिर्फ ब्रांडिंग के लिए और पब्लिसिटी के लिए, और मुझे लगता है कि चूंकि चुनावी साल है और इसलिए इसकी ज्यादा आवश्यकता महसूस हो रही होगी। हालांकि फरवरी में उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है समिट, पहला समिट नहीं है ना ये आखिरी समिट है, लेकिन उस समिट को कंक्लूड करने के लिए, उसके रिजल्ट ओरिएंटेड होने के लिए इन सब बातों पे ध्यान रखने की आवश्यकता है, तभी समिट करने का उद्देश्य हमारा सफल होगा। अन्यथा इसको हम ब्रांडिंग ही अधिकतम माना जाएगा, जैसा राजनीति में होता है। जी बिल्कुल। राजेश जौहरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जौहरी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी अब कि ये पूरा जिस तरह से राजीव जी बोल रहे हैं कि वन विंडो सिस्टम की बात यहाँ पर कर रहे हैं, 24 घंटे में जमीन अलॉट करने की बात कर रहे हैं, पिछली बार का निवेश जितना हुआ था उसमें सिर्फ 1.5 लाख का यहाँ पर काम हो पाया, 1.5 लाख करोड़ का काम हो पाया। तो ये सभी चीजें जो है इस समिट से अब किस तरह से एक्सपेक्टेशन रखा जाए कि आज समापन हो जाएगा, इसके बाद कई निवेश तो कई लोगों ने कहा है, कई सारे वादे किए हैं, लेकिन क्या ये वादे धरातल पे उतरेंगे फिर इसके बाद? न्याय एक चीज देखी होगी कि अगर आप किसी कथा में जाती हो या जो भागवत जी होती है या फिर कोई और किसी और धार्मिक कार्यक्रम होता है, तो वहाँ पर कोई मंदिर बनने की बात आती है तो वहाँ पे लोग बोलते हैं कि मेरी तरफ से 1000 लिख लो, मेरी तरफ से 5000 लिख लो, मेरी तरफ से 10,000 लिख लो, और सब लिखवा जाते हैं। तो जब अमाउंट होता है वो आता है, वो लाखों में आता है। फिर जब अगली बार जब उसके लिए बैठते हैं वो लोग, तो पता चलता है कि वहाँ पे 10,000 रुपये आए हैं ना। तो क्या होता है कि ये उसी घोषणाएं जो हैं ये उसी तरीके से उद्योगपति कर देते हैं। घोषणा करने में जा क्या रहा है, उनका नेताओं से सीखते हैं वो घोषणा करना, तो घोषणा कर देते हैं हम ये लगाएंगे वो लगाएंगे। और ये तो एक वाला पक्ष हो गया जो उद्योगपतियों की तरफ से है। दूसरा पक्ष ये है कि ये जो अपने देश में, अब बाकी देशों में जैसे ब्राजील है या जितने भी जो ऐसे देश हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है, वहाँ पर जिस दिन MOU होता है उस दिन से फैक्ट्री की चाबी घूमना, मतलब टर्न की प्रोजेक्ट जो होता है, यानी कि उसको चालू होना, उद्घाटन होने में 1 साल से 18 महीने के बीच में समय लगता है, या मैक्सिमम लग गया तो 2 साल लग गए। अपने यहाँ ये टाइम जो है, जैसे आज MOU हुआ है, इसको करने में 5 साल लग जाते हैं बिकॉज ऑफ मेनी हर्डल्स इन द ब्यूरोक्रेसी। राजनीति और जो राजनीतिक नेतृत्व है वो कितने भी अच्छे काम ले आए, कितनी भी अच्छी सोच ले आए, लेकिन जो बाबू से मतलब सिर्फ क्लर्क नहीं है, बाबू से मतलब वो ऑफिसर भी है, जो IAS है, जो SAS है, वो जो बैठा हुआ है वहां पर, उसको सिर्फ अपना इंटरेस्ट दिख रहा है। उसे कोई मतलब नहीं है कि मुख्यमंत्री की सरकार की कहाँ पे साख जा रही है, उसे इससे मतलब नहीं है कि प्रदेश की साख गड़बड़ हो रही है, उसे इससे मतलब नहीं है कि रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका रोजगार तो पक्का है और उसके बच्चों का भी उसने पक्का कर लिया है, जो भी 60-62 साल तक नौकरी करेगा, तो उसको चिंता नहीं है। वो अपने आसपास की पीढ़ियों तक को भी तार देते हैं, जो अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं लोग। अब उनको ये एक बात है कि जो हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री जी हैं या जो सरकार बैठी हुई है, जो भी सिस्टम है, और ये सिर्फ बात मध्य प्रदेश की नहीं हो रही है, ये पूरे देश का सिस्टम है। ये चाहे वहाँ कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, दोनों की बातें हो रही है। ये हमारे देश में जो ब्यूरोक्रेसी का जो हर्डल है वो बहुत खतरनाक हर्डल है,
और ये जो वो कितनी भी अच्छी योजना कोई ले आए तो उसको धरातल पे उतरने नहीं देते इतनी आसानी से, क्योंकि उनके अपने अपने हित होते हैं। ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात रही थी वो जो प्रदूषण कम करने वाले उद्योग या फिर ग्रीन एनर्जी वाले, तो ये बात सही है, लेकिन ये सिर्फ भारत में हो रहा है ऐसा नहीं है। आपको मालूम होगा कि जो भी ग्लोबल समिट्स होती हैं इस पे एनवायरनमेंट पे, क्लाइमेट चेंज पे होती है, तो उसमें जो 2020 में जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि सतत विकास के जो लक्ष्य रखे गए थे वो 17 है, 16 है और 17वां वो है जो इन सबको पूरा करना, मतलब 17 है। तो उन 17 जो सतत विकास के लक्ष्य हैं उनको पूरा करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कार्बन फुटप्रिंट कम करना जी। अब लेकिन आप देखिए कि अगर हम उद्योग लगाते हैं, कोई विकास होता है, तो विकास का जो है विकास विनाश को साथ लेकर आता है। हमेशा मान के चलिए जब भी विकास होगा तो कुछ ना कुछ विनाश तो होगा। तो कहीं रेलवे लाइन डलेगी, कहीं रोड बनेगी नई, या कोई नया इंडस्ट्री डलेगी, कोई बांध बनेगा, तो जंगल वंगल काफी नुकसान होते हैं उसमें। तो विकास विनाश को लेके आता है। तो उस विनाश को कैसे कम किया जाए, कम से कम किया जाए, वो इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि अभी महोदय बता रहे थे कि ओंकारेश्वर में जो है वो वाकई वो एक पायलट प्रोजेक्ट होगा, और अगर वो सफल हो जाता है तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे। और दूसरी बात ये है कि सरकार को तो सब्सिडी देके लोगों को सब्सिडी देनी चाहिए कि तुम अपना बनाओ और बिजली हमको सप्लाई करो, बजाय सारी चीजें सरकार करे। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि कैसे उसको प्राइवेटाइज करके और लोगों के पैसे लगवा के और लोग अपना उनको सब्सिडी दें अपन, तो अपना ना सरकार को मेंटेन करना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा। राजेश चौरी जी, आपकी इसी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ। रवि अवस्थी जी, आपसे मैं बस इतना जानना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी तक की पूरी समिट रही है, इन्वेस्टमेंट रहा है, इसमें अगर हम पहले की बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि पहले एग्रीकल्चर, गेहूं, फैब्रिक, इसके ऊपर फोकस था। इस बार टेक्नोलॉजी है, लेकिन टेक्नोलॉजी में जिस तरह से सीएम कह रहे हैं कि वन विंडो सिस्टम कर दिया जाएगा, 24 घंटे में ही हर चीज उपलब्ध करा दी जाएगी। सीईओ मान के चलिए मुझे सोमवार के लिए एक दिन भी तय कर दिया है कि सीएम उस दिन जो है उद्योगपति से मुलाकात भी करेंगे। ये सारे सिस्टम जो फिलहाल डेवलप किए जा रहे हैं, आगे चलकर इसमें कितना लग रहा है कि जैसे कि अभी राजेश चौरी सर ने भी कहा कि कई बार होता है कि हमने बोल दिया लेकिन वो काम होता कितना है ये मैटर करता है। तो मध्य प्रदेश में क्या इतनी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, इतनी हमारे पास अवेलेबिलिटी है यहाँ पे लैंड की कि इंडस्ट्रीज आ सके, और अगर आती भी हैं तो हमारे पास ऐसी कई सारी चुनौतियां होती हैं कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, या फिर वहाँ पर जो है उतनी व्यवस्थाएं वैसी नहीं है कि हर चीज़ जो है उतनी डेवलपमेंट से हो पाए। तो ये जितने वादे यहाँ पर किए जा रहे हैं, या फिर जैसा कि अभी कुछ देर पहले राजीव जी ने कहा था कि सिर्फ ब्रांडिंग का काम हो रहा है, उसके बाद जो है कितना एग्जैक्टली कितना अमाउंट मिल रहा है और कितना ज़्यादा काम हो पा रहा है, ये तो बाद में पता चलता है। देखिए अनन्या, हालांकि मुझे लगता है कि शायद इसका विषयांतर हो गया है, क्योंकि हमने जो सोचा, मुझे जो बताया गया था वो यही था कि जो कल जो इन्वेस्टमेंट के जो प्रस्ताव आए हैं उसका आने वाला सिनेरियो मध्य प्रदेश का क्या होगा, क्या रुझान है। तो निश्चित तौर पर देखिए, आप इसको पूरा सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं। जो पिछली इन्वेस्टर समिट हुई है उसमें भी 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश के आंकड़े हमारे सामने हैं। अब वो कितने झूठे हैं सच्चे हैं वो धरातल पर भी नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, देखिए फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में हो या फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हो, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश ने काफ़ी कुछ प्रगति करी है। और आप देखिए कि सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, इस सेक्टर में यानी जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है उसके क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा है। तो पूरे तरीके से सिरे, क्योंकि निश्चित तौर पर कोई भी चीज़ एक दिन में तो पैदा नहीं हो जाती है, इसके लिए वक्त लगता है। तो अगर उत्तरोत्तर प्रगति हुई है, अगर आज हम 2 मेगावाट से लेकर अगर आज हम 2500 मेगावाट एनर्जी पैदा करने की स्थिति में आए, तो निश्चित तौर पर ये मध्य प्रदेश में कहीं काम हुआ है, तभी तो हो रहा है ना। इसी तरीके से अगर हाइड्रोजन मिशन अगर केंद्र सरकार ने मंजूर करा है, टारगेट तय करें 2030 तक इसका लक्ष्य रखा है, तो निश्चित तौर पर इस दिशा में अब चूँकि मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर्स का जो रुझान सामने आया ग्रीन एनर्जी को लेकर, चाहे वो स्वाभाविक तौर पर धरातल पर आगे उसका माना जाना चाहिए कि मैं उम्मीद की जानी चाहिए कि वो धरातल पर उतरेगा। और जहाँ तक देखिए प्रगति की बात है, तो मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर पहले की तुलना में काफ़ी कुछ बदलाव आया है, काफ़ी प्रगति हुई है। आप यहाँ पे अटल एक्सप्रेस वे बन रहा है, नर्मदा एक्सप्रेस वे तैयार हो रहा है। तो ऐसी तमाम एक्सप्रेस वे, खास करके केंद्र सरकार ने जो पूरे देश में नेशनल हाईवे को, देखिए अब कल प्रधानमंत्री जी ने कितनी बढ़िया बात है कि उन्होंने जो बताया कि हमने कई सेक्टर जो है वो निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए हैं, चाहे वो स्पेस का मामला हो, चाहे आपका सिक्योरिटी से जुड़े मामले हों,
ऐसे तमाम जो है वो सेक्टर्स जो है वो निजी उद्योगों के लिए खोले गए हैं। इसके अलावा उन्होंने नेशनल हाईवे को लेकर भी बात कही कि हम पूरे देश में इसका जाल बिछा रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सुधार आया उसका कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश भी लाभान्वित हुआ है, और उसके चलते ही जो है अब अगर इतनी बड़ी संख्या में इन्वेस्टर आते हैं और अपनी बात रखते हैं और अगर वो वादा कर रहे हैं, आप देखिए कल जो पहले दिन GIS के पहले दिन बड़े जो नामचीन उद्योगपति हैं इस देश के भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी, उन्होंने निवेश की बात कही है। आप 60,000 करोड़, किसी ने 40,000 करोड़, और कोई ये छोटे मोटे उद्योगपति नहीं है, इनका अपना एक ख्याति है, एक नाम है, एक विश्वसनीयता है। तो ऐसा सिरे से किसी को खारिज नहीं किया जा सकता। केवल खर्च कितना इन्वेस्टमेंट पर हुआ, GIS के आयोजन पर हुआ, कितना उस आउटपुट आया, इनपुट आया, इनको लेकर नहीं। मुझे लगता है कि जो धरातल पर जो चीज़ तैयार हो रही है उसे भी उस दृष्टि से देखना चाहिए। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल क्षेत्र में काफ़ी प्रोग्रेस करेगा। आप देखिए मध्य प्रदेश की जो GDP है आज, निश्चित तौर पर जो मध्य प्रदेश का योगदान भारत की GDP में है वो अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा है जी। किसी ने इस आंकड़े का खंडन नहीं किया है। तो अगर हमारी एग्रीकल्चर की अगर ग्रोथ रेट 19 पॉइंट समथिंग से ऊपर है तो निश्चित तौर पर ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। ये चीज एक दिन में मुझे नहीं लगता कि खड़ी हुई है। इसके लिए जो पहले काम हुआ है, अभी अगर हम बात यहाँ पर एनर्जी की कर रहे थे तो एक चीज ये थी कि अभी तक हमने देखा था कि मध्य प्रदेश जाना जाता था यहाँ पर अपने एग्रीकल्चर के लिए, हमारी जमीन के लिए, हमारी सॉइल के लिए, लेकिन अभी जिस तरह से एनर्जी पे अभी हमने फोकस किया, ग्रीन एनर्जी जो है वो काफी इस बार एक हाईलाइट भी हुई है। लोगों को पता चला कि ग्रीन एनर्जी का क्या है। कल से अभी तक जो है काफी सारे आर्टिकल्स, काफी सारी इस पे कवरेज देखने को मिला। लेकिन एक चीज है कि मध्य प्रदेश अब आगे का जो सिनेरियो देख रहा है अपना, हर राज्य किसी न किसी चीज के लिए जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश अभी तक एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता था, लेकिन क्या इसके बाद अब मध्य प्रदेश यहाँ पर सोलर एनर्जी के लिए पायलट प्रोजेक्ट, जैसा कि आपने कहा कि जो अभी फिलहाल सोलर पैनल्स लग रहे हैं, जो बन रहा है बांध के ऊपर पूरा प्रोजेक्ट, अभी वो पायलट प्रोजेक्ट होने वाला है। तो ये सोलर एनर्जी के लिए भी क्या जाना जाएगा? क्या यही एक विजन आगे लेकर चल रहे हैं मुख्यमंत्री यहाँ पर? जी बिल्कुल अनन्या, देखिए हालांकि जिस तरीके के कल कंपनियों के उद्योगपतियों की तरफ से प्रस्ताव आए तो निश्चित तौर में आने वाले समय में इस क्षेत्र में काफ़ी और इन्वेस्टमेंट और कई कंपनियां जो है वो मुझे लगता है कि काम हुआ नीचे आएंगी, धरातल पर उतरेंगी और इसका उत्पादन बढ़ाने में मददगार साबित होंगी। अभी देखिए आप अक्षय ऊर्जा के मामले में, ग्रीन एनर्जी के मामले में अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ उत्पादन पहले की तुलना में बढ़ा है। आप हाइड्रोजन मिशन एक अलग चीज़ है, उससे पानी को इलेक्ट्रोलाइज करके हाइड्रोजन को तैयार करना है। जो तैयार हाइड्रोजन तैयार होगी, अभी चूंकि उसका एक पर्टिकुलर एरियाज में सेक्टर में जो है उसका उपयोग होता है जो काफ़ी महंगा भी पड़ता है, लेकिन आने वाले समय में जो केंद्र सरकार ने तय करा है उससे निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश भी लाभान्वित होगा। जब हाइड्रोजन GH2 जिसे कहा जा रहा है वो पैदा होगी तो कहीं ना कहीं हमारी जो ईंधन की समस्या है वो उसका निराकरण हो पाएगा। अभी 25 देश जो है वो ये हाइड्रोजन मिशन पर काम कर रहे हैं और उसका उत्पादन कर रहे हैं, तो भारत भी इनमें एक होगा। तो भारत ने तो अपना बल्कि टारगेट और अन्य देशों से ज़्यादा बढ़ा रखा है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जो आने वाला जो निवेश है वो कहीं ना कहीं इस दिशा में भी कारगर साबित होगा, तो इसका फ़ायदा मध्य प्रदेश को भी मिलेगा। अनन्या, बिल्कुल, यानी कि आगे चलकर एनर्जी के कई सोर्सेस हमारे पास होंगे। राजीव खंडेलवाल जी, आपसे मैं ये चीज़ समझना चाहूंगी अब कि अभी तक आपने जितना मुझे समझाया है कि आपके दृष्टि से फिलहाल में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कभी होती हैं तो कभी धरातल पर नहीं उतर पाती, इन्वेस्टमेंट होता है तो कितना काम हो पा रहा है, आउटपुट कितना हमें मिल पाया है, उसका फायदा हमें कितना हुआ अभी तक का, अब तक हमने यही डिस्कस किया। लेकिन अगर हम देखें तो जैसा कि PM ने कहा था इस बात को लेकर कि मध्य प्रदेश का योगदान काफी ज्यादा है यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात कि आगे 4 से 5 साल में टेक्नोलॉजी को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, या फिर हम अगर कहें प्राइवेटाइजेशन की बात, जिस तरह से अपने आगे का रोड मैप देख रही है सरकार, मध्य प्रदेश को कई सारे लाभ तो होंगे ही, लेकिन क्या ये लाभ जो हैं उस लेवल पे हो पाएंगे? क्या हम मध्य प्रदेश को यहाँ पर मुंबई के साथ साथ खड़ा करके देख सकते हैं? क्या बैंगलोर के साथ खड़ा करके देख सकते हैं? जिस तरह की इंडस्ट्रीज वहां पर है, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर है, क्या इस समिट से या फिर इस इन्वेस्टमेंट से उतना बड़ा रोड मैप तैयार हो पाएगा? मुझे 2 मिनट दीजिएगा आपका जवाब देने के पहले। पूर्व वक्ता ने जब कहा था कि ये भागवत जैसे कथा होती है, लेकिन वो भूल गए भागवत कथा में आयोजक जो होते हैं वो आगमन में एक पैसा नहीं खर्च करते हैं, और जब विदाई होती है जो भक्त लोग आते हैं तो उनको प्रसाद देते हैं, और जब मध्य प्रदेश सरकार ने जिनको बुलाया है तो उनके अतिथियों में कितना खर्च हुआ है उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। दूसरी बात ब्यूरोक्रेसी की डिफेक्ट के कारण ही तो ये सबमिट किए जा रहे हैं कि आपके बाद लोग आते नहीं ऑर्डिनरी वे में, तो आप लोगों को एश्योर्ड कर रहे हैं। मुख्यमंत्री
कि हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल ठीक है और आप इस लाइन में 24 घंटे में एक बटन दबाने पे हमारे आपके सब काम होंगे। इसलिए इसी समिट का पर्पज से यदि आप लोगों को झूठ बोल रहे हैं तो लोग भी शायद झूठे आश्वासन आपको डिक्लेरेशन कर रहे हैं आपको चेहरा देख के। तीसरी बात जो है मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब पिक्चर कोई रिलीज होती है तो उसकी बहुत पब्लिसिटी होती है, बड़ी ब्रांडिंग होती है। तो जब पिक्चर में आदमी जाता है और पिक्चर अच्छी है बुरी, वो तब जब 7 दिन लगातार चलती है जब होती तो सब पता लगता है कि पिक्चर सफल है कि नहीं। उसी प्रकार समिट की ब्रांडिंग बहुत बढ़िया हुई है और इसका सफलता का क्राइटेरिया एकमात्र यही है कि जो एग्जीक्यूशन हुए हैं, घोषणा हो रही है अभी, वो कितने परसेंटेज लागू, कितने टाइम बंद होंगे कि नहीं। हमारा पुराना अनुभव जो है, जो मैंने कहा कि वो 10% 12% ज्यादा का एग्जीक्यूशन नहीं है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इन्वेस्टर यदि हमारे तरह सब घोषणा कर रहे हैं और लागू हो रहा है तो इसका डायरेक्ट संबंध बेरोजगारी से होता है, बेरोजगारी कम होती है। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने बजट सर्वे जो रिपोर्ट पेश किया उसमें उन्हें खुद में एडमिट किया है कि 5,56,000 बेरोजगार इस एक साल में बढ़े हैं। तो इसलिए ये कंट्रोडिक्शन जो है ये कहीं ना कहीं सरकार को आत्मविमर्शन करने की आवश्यकता है। राजीव जी, मैं आपसे बताना चाहूंगी जानना यहाँ पर कि अभी फिलहाल के जो सिनेरियो में बात हम कर रहे हैं तो आगे चलकर 5 से 4 साल में जिस तरह से मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात हो रही है, क्या हम अपने आप को किसी हाईटेक सिटी के तौर पर देख पाएंगे? क्योंकि जिस तरह बैंगलोर आगे बढ़ चुका है, महाराष्ट्र आगे बढ़ चुका है, क्या मध्य प्रदेश भी उस लेवल पे पहुंच पाएगा जो बात यहाँ पर पीएम कह रहे हैं? हम बिल्कुल निश्चित रूप से देख पाएंगे और इंदौर ने लीड किया है। हमारे इंदौर ने ऑल इंडिया में स्वच्छता में मार्क पाया है और प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा की है कि खाने के टेस्ट के मामले में इसका तो मुकाबला नहीं है। तो उसी प्रकार टेक्नोलॉजी में भी सब एग्जीक्यूशन हो जाते हैं, मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूशन हो, उसकी मॉनिटरिंग हो, उसका ऑडिट हो। मैं आपको एक नई चीज कहना चाहता हूँ, उसका ऑडिट सरकार कराए कि जितनी घोषणा समय का अभाव है। राजीव जी, आपकी बात का तो जवाब ले लेते हैं जल्दी। यहाँ पे राजेश जौहरी जी, इस बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगी कि जो बात यहाँ पर कही है कि इसमें एक मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है कि काम हो कैसे रहा है। अब यहाँ पर 1 विंडो सिस्टम की बात यहाँ पर कर रहे हैं खंडेलवाल जी, तो ये 1 विंडो सिस्टम किस तरह से फायदेमंद हो पाएगा और अगर ऐसा होता भी है तो इसमें क्या हमारे पास उतनी पर्याप्त यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारी सरकार के पास इतने पर्याप्त वर्कर्स हैं कि सभी चीजों की मॉनिटरिंग कर पाए, और डिपार्टमेंट अगर है तो किस तरह से काम कर पाएगा? वो सरकार की भूमिका कितनी बड़ी हो जाती है इसमें सपोर्ट सिस्टम में अगर देखें तो? राजेश जौहरी जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ अनन्या जी, सिंगल विंडो सिस्टम हमेशा अच्छा होता है। हम चाहे कहीं पे भी जाएं तो फिर वो तो ये सरकार की बात है, इंडस्ट्री सेटअप करने की बात है, तो ये तो निश्चित ही अच्छा होगा क्योंकि लोगों को भागना नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये जो हमने 5 साल वाली बात आपको बताई है, ये उद्योगपति बताते हैं कि यहाँ 5 साल लग जाते हैं सारी चीजें करने में अपने देश में। तो अब दूसरी बात ये है कि जो 5.5 लाख लोग जो बेरोजगार नए बताए हैं सरकार ने, तो उसमें क्या गलत है? सही तो बताया उन्होंने। आप एक चीज देखिए कि इस पूरी अपने देश की हर समस्या की जितनी भी समस्याएं हैं उसकी सबसे बड़ी जड़ है जनसंख्या। उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जनसंख्या जैसे ही कोई सरकार प्लान बनाती है 6 करोड़ लोगों की, और जब तक वो प्लानिंग अपने अमल में आने को होती है तो जनसंख्या होती है 6.5 करोड़। तो प्रॉब्लम ये है जनसंख्या के ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात कि जो 5 साल लगते हैं, जैसे रिलायंस को डिफेंस सेक्टर में सेक्टर 5 बनाया था पीतमपुर में जी, तो रिलायंस को एक जमीन दी थी, ऐसी रामदेव बाबा को दी थी। तो रामदेव बाबा वाला अब जाके अभी कुछ समय पहले, 1 आध साल पहले वो उसकी शुरुआत होनी शुरू हुई है। और रिलायंस वाले की भी ऐसा लग रहा है होगा शुरू जरूर, क्योंकि वो जो उनके जो प्रारंभिक जो टीम आती है वो सब देख के गई है। तो अपने यहाँ जो समय ज्यादा लग रहा है ना, ये चिंता की बात है। और देखिए एक बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, तो कई चीजें ब्रांडिंग के लिए भी जरूरी होती हैं। हर चीज के लिए बढ़िया वाला हिसाब किताब भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हर चीज का अपन इतने पैसे खर्च हुए, इतने जौहरी जी कह सकते हैं जिस मूवी का ट्रेलर अच्छा होता है उसका प्रीमियर भी अच्छा होता है। ब्रांडिंग जरूरी है देश की, देश प्रदेश की और देश की ब्रांडिंग। हम कोई अब हम पाकिस्तान जैसी या बांग्लादेश जैसी अर्थव्यवस्था नहीं है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था की ब्रांडिंग भी जरूरी है। तो वो सब, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा जो है फास्ट काम करेंगे। जैसे
देखिए उद्योगपति का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है अगर आपको समय पे नहीं करेंगे। आप 1 साल के अंदर उसको जमीन मुझे लगता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही है कि वे उपलब्ध रहेंगे हर सोमवार जो उद्योगपतियों के लिए एक समय उन्होंने निर्धारित कर दिया, तो मुझे लगता है इससे काफी मदद मिलेगी। मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगी, यहाँ पर समय का अभाव है। बहुत धन्यवाद राजेश जौहरी जी, अवस्थी जी और हमारे साथ राजीव जी आपका जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए। तो बिल्कुल इस पूरी इन्वेस्टमेंट समिट से हमें समझ में आ रहा है कि इस वक्त जो है मध्य प्रदेश के लिए आगे